हेलो दोस्त। आज है 23 मार्च और आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह की। वो शहीद आजम भगत सिंह जिनका दीवाना आज भारत का हर युवा है। हर भारत के माँ और पिता चाहते हैं कि हमें जो पुत्र हो भगत सिंह के जैसा हो। हर बहन चाहती कि जो हमारा भाई हो वो भगत सिंह जैसा हो। आप लोगों ने भगत सिंह के विषय में पढ़ा होगा और सुना होगा कि बचपन से ही उनकी जो चाल चलन था वो बाकी बच्चों से हट के रहा करता था। बचपन के दिनों की बात है उस समय की जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय से हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उस समय भगत सिंह जो थे स्कूली दिनों में पढ़ाई कर रहे थे। बहुत ज्यादा एज नहीं थी, छोटे से एक बालक हुआ करता था। जैसे ही भगत सिंह के कानों में जलियांवाला बाग हत्याकांड की गूंज सुनाई देती है, भगत सिंह उस दिन स्कूल ना जाके जलियांवाला बाग की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही जलियांवाला बाग गए और वहां पे देखा वो अंग्रेजों की गोलियां जो दीवारों पर बनी हुई थी, और वहां की मिट्टी में देखा जो भारतीयों का लहू उसमें मिला हुआ था। उन्होंने एक कपड़े में वहां की मिट्टी को समेटा और समेट करके उस कपड़े में बांध कर अपने बैग में डाल के घर को लाते हैं। जब घर में आते हैं, हाथ में पकड़े हुए हैं वो मिट्टी का गट्ठर। जैसे इनकी माँ ने पूछा, बेटा ये क्या है? उन्होंने कहा, ये हमारे भारतीयों का लहू है। माँ डर गई, लेकिन माँ के मना करने के बाद भी भगत सिंह ने उसको नहीं छोड़ा। बताते हैं कि भगत सिंह बचपन से ही उसी मिट्टी का तिलक लगाया करते थे जो जलियांवाला बाग से लेकर आए थे। समय बीतता रहा। एक समय की बात है, अपने पिताजी की बंदूक लेकर भगत सिंह मिट्टी में दाब रहे थे। पिताजी ने देखा और पिताजी ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने कहा, पिताजी मैं बंदूक का बीज बो रहा हूं और इस बीज से एक पेड़ तैयार होगा और उस पेड़ से हजारों बंदूकें पैदा होंगी और फिर इतनी गोलियां चलेंगी कि अंग्रेज गिनना भूल जाएंगे। ये भगत सिंह की सोच थी। एक छोटा सा बालक, उसे नहीं पता होता कि बंदूक का पेड़ नहीं होता, लेकिन वो पिताजी से बात कर रहा है और कह रहा है कि बंदूकों का एक बीज बो रहे हैं और उस बीज से एक पेड़ होगा और उस पेड़ से हजारों बंदूकें होंगी और वो हजारों बंदूकें अंग्रेजों के ऊपर चलेंगी और अंग्रेजी गोलियों को इतनी गोलियां निकलेंगी कि अंग्रेज गिनना भूल जाएंगे। बात करेंगे आज उस भगत सिंह की। समय बीतता है, समय पहुंचता है 1924 में। लगभग भगत सिंह की एज हुआ करती थी लगभग 17 साल की। 1924 में भगत सिंह ने अपना घर छोड़ा, भारत मां के लिए एक आवाज उठाई और आवाज उठा के पहुंचते हैं दिल्ली। और दिल्ली के पास उनसे एक मुलाकात होती है चंद्रशेखर आजाद से, और वहां पर बात होती है। चंद्रशेखर आजाद से काफी प्रभावित रहते थे, काफी ज्यादा मानते थे भगत सिंह। और उसी के बाद उन दोनों के बीच एक बात होती है और उस बात के बाद इन लोगों ने एक नई पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम रखा HRA। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आते हैं कानपुर और 1924 में कानपुर में एक नई पार्टी बनाते हैं, उसका नाम रखा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा नवयुवक वर्ग शामिल था, लेकिन किसी भी पार्टी को या किसी भी संस्था चलाने के लिए जो सबसे अधिक जरूरत होती है वो जरूरत होती है पैसे की, और इन लोगों के पास उस समय पैसा नहीं था। इन लोगों ने एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद 1925 ईस्वी में एक काम करते हैं, काकोरी रेल क्रांति। जी हां, आज भी आपने किताबों में पढ़ा होगा या लोगों से सुना होगा काकोरी कांड, लेकिन हम कहेंगे वो काकोरी कांड नहीं था, वो काकोरी रेल क्रांति थी। क्योंकि वो काकोरी कांड अंग्रेजों के हिसाब से था, हम भारतीयों के हिसाब से वो काकोरी रेल क्रांति थी। सन 1925 में काकोरी रेल क्रांति में 19 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और 19 लोगों में से 17 लोगों को एक लंबी उम्र कैद सुनाई जाती, लंबी सजा सुनाई जाती है और 4 लोगों को उम्र कैद दी जाती है, 4 लोगों को काला पानी दिया जाता है और 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, हालांकि इसमें भगत सिंह नहीं पकड़े गए। समय बढ़ता रहा, बातें बढ़ती रही। बात आती है 1928 की। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और इस साइमन कमीशन का विरोध का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे लाला लाजपत राय। भारत के उस समय एक बड़े कद के नेता, बड़ी पहचान वाले व्यक्ति लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया और उस भीड़ में भगत सिंह भी शामिल थे।
हालांकि लाला लाजपत राय को यह जानकारी थी कि भगत सिंह अगर रहेगा तो खून खराबा होना यह स्वाभाविक सी बात है। इसलिए लाला लाजपत राय एक दिन पहले ही भगत सिंह से मिलते हैं और कहते हैं कि इस आंदोलन में आप भाग तो लोगे, लेकिन हमसे वादा करो कि इस आंदोलन में आप जो है खून खराबा नहीं करोगे। भगत सिंह वादा करते हैं और कहते हैं कि कल के दिन भगत सिंह की तरफ से कोई भी हंगामा नहीं होगा, कोई भी बवाल नहीं होगा, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। जैसे ही अगले दिन साइमन कमीशन का विरोध स्टार्ट होता है, भीड़ इकट्ठा होती है, एक बड़ा हंगामा होता है, वैसे विरोध होता है, वैसे ही एक सैंडर्स नाम का व्यक्ति होता है और सैंडर्स नाम के व्यक्ति ने लाठी चार्ज करवा देता है। हालांकि आदेश जो दिया था वो स्कॉट ने दिया था, लेकिन लाठी चलाने का जो चलवाई थी वो सैंडर्स के द्वारा चलवाई गई और भगत सिंह देखते रहे, कुछ ना कर सके। और उसी भीड़ में जब लाठी चार्ज होती है और लाला लाजपत राय के ऊपर जब लाठियां पड़ती हैं तो उनके सर पे गहरी चोट आती है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और आजाद इनके बाकी मित्रों के साथ बैठकर मीटिंग करते हैं और कहते हैं लाला लाजपत राय का मृत्यु का बदला एक ही होगा, सैंडर्स हत्या। हालांकि ये मारना पहले स्कॉट को चाहते थे, लेकिन जैसे लोगों का प्लान होता है तो उसमें 3 लोग शामिल थे, एक थे आजाद, दूसरे थे भगत सिंह और तीसरे थे राजगुरु। ये तीनों लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि जो है सैंडर्स इस रास्ते से आता है और इसी रास्ते में आज जो है सैंडर्स की हत्या की जाएगी, सैंडर्स को मारा जाएगा। इसके मास्टरमाइंड होते हैं चंद्रशेखर आजाद और जो शूट करने का जो जिम्मा दिया गया था वो भगत सिंह को दिया गया था, क्योंकि शूट करने के मामले में भगत सिंह पहले से ही काफी वाकिफ थे। जैसे ही तीनों लोग झाड़ियों में छुपे होते हैं, उधर से चंद्रशेखर आजाद जी का जैसे ही इशारा आता है, वैसे ही धड़ाधड़ गोलियों की जो है शूटिंग भगत सिंह कर देते हैं और सैंडर्स को इस दुनिया से अलविदा करा देते हैं। बताया जाता है कि वो ऐसा जिद्दी बालक था भगत सिंह कि सैंडर्स के मरने के बाद भी लगातार गोलियां चलाता रहा। इतना ज्यादा उसका बदले की भावना में इतना उसके खून उबाल मार रहा था कि उस मरने के बाद भी सैंडर्स के शरीर में कई गोलियों को उतार देते हैं। हालांकि इसका कोई भी प्रमाण अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा, लेकिन किसी अंग्रेज ने इतना देखा था कि कोई सिख लड़का है जिसके जो बाल है वो काफी बड़े हैं, उसी ने सैंडर्स की हत्या की है। और ये बात है लाहौर की बात होती है, लेकिन भगत सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से पुख्ता सबूत ढूंढे जा रहे थे और कौन है सैंडर्स का हत्यारा उसे ढूंढा ही जा रहा था कि वहां पे दुर्गा भाभी के सहयोग से भगत सिंह अंग्रेजों के नाक के नीचे से निकल आते हैं और निकल जाते हैं कोलकाता के लिए। ठीक है। और जब इन्होंने सैंडर्स की हत्या की उस समय पहली बार इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो सुखदेव जाते हैं और दुर्गा भाभी से पैसे मांगने के लिए। दुर्गा भाभी के पति ने उन्हें 500 रुपए दिए थे, उनके पास वही पैसे थे, उन्होंने सुखदेव को दे दिया। अगले दिन तीनों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों दुर्गा भाभी के पास जाते हैं और पहली बार अपना भेष छुपाने के लिए या अंग्रेजों से अपनी पहचान छुपाने के लिए भगत सिंह ने अपने बाल कटवाए थे। और जब बाल कटवाने के बाद पहली बार भगत सिंह जब दुर्गा भाभी के सामने जाते हैं तीनों लोग, तो सुखदेव से तो दुर्गा भाभी कभी नहीं मिली थी, तो सुखदेव ने कहा हमें पहचाना, तो दुर्गा भाभी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। फिर इशारा करते हैं भगत सिंह की तरफ, तो दुर्गा भाभी भगत सिंह को भी पहचान नहीं पाती हैं। तभी ठहाके मार के भगत सिंह हंसते हैं और जैसे ठहाके मार के भगत सिंह हंसते हैं तो दुर्गा भाभी पहचान लेती हैं और कहती हैं यह है भगत सिंह। तो भगत सिंह ने कहा कि जब भाभी आपने हमें नहीं पहचाना तो अंग्रेजों की क्या मजाल जो हमें पहचान लेंगे। और लाहौर से निकलने में दुर्गा भाभी ने अहम भूमिका निभाई, तब जाके भगत सिंह लाहौर से बच के आराम से निकल आए। सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता रहा। बात आगे बढ़ती गई। बात आती है 1929 की असेंबली बम कांड की। दिल्ली में एक बिल पेश किया जा रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल। जब दिल्ली में पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया जा रहा था, उसमें ये अंग्रेजों की चाल थी, अंग्रेजों की रणनीति थी कि कैसे भारत का जो क्रांतिकारी युवा है या क्रांतिकारी वर्ग है, कैसे इनको रोका जाए ताकि भारत में और लंबे समय तक शासन किया जाए। तब असेंबली में एक हंगामा करने के लिए भगत सिंह और भगत सिंह के एक मित्र होते हैं बटुकेश्वर दत्त। जी हां, क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त। दोनों लोग मिलकर जाते हैं और जाने के बाद असेंबली में
असेंबली में आगे लोग बैठे थे और पीछे कुछ बेंचें खाली पड़ी थी। उन बेंचों पर बम और कुछ पर्चे फेंके। चाहते तो बम फेंकने के बाद भगत सिंह भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह जैसे असेंबली में बम फेंकते हैं, भगदड़ मचती है और वहीं पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उन लोगों ने पर्चे भी फेंके और उन पर्चों में लिखा हुआ था, हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं है, हमारा मकसद बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना है। बहुत सारे पर्चे फेंके और वहीं पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उनको लाहौर सेंट्रल जेल में भेजा जाता है। जैसे ही भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में जाते हैं, वहां पर देखा कि भारतीय कैदियों के साथ बहुत ही क्रूरता, बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा था। भगत सिंह ने कहा, अब जो है अंग्रेजों की यहां पर एक भी नहीं चलेगी, कैदे हुए तो क्या हुए, लेकिन कम से कम अच्छा बर्ताव तो होना चाहिए। और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल भगत सिंह के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा की जाती है। इस भूख हड़ताल के दौरान, इस हड़ताल के 64वें दिन भगत सिंह के एक क्रांतिकारी मित्र की मृत्यु होती है, जिसका नाम होता है जतिन दास। और ये जितनी चीजें हो रही थी, ये भगत सिंह को अंदर ही अंदर और मजबूत बना रही थी देश को आजाद कराने के लिए। समय बढ़ता है। उसके बाद भगत सिंह ने जेल में वो सारी कैदियों को सुविधा दिलाई जो उन्हें चाहिए थी, जैसे उन्हें एक अच्छा खाना, पीने की अच्छी, पानी पीने की अच्छी व्यवस्था, न्यूज़पेपर पढ़ने की और उन्हें लिखने की व्यवस्था। ये सारी चीजें भगत सिंह के द्वारा जेल में कैदियों को दिलाई गई। अब बात करते हैं हम लाहौर सेंट्रल जेल की और भगत सिंह के अंतिम कुछ दिनों की बात करते हैं, जो भी काफी ही रोचक और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे ही भगत सिंह को फांसी की डेट फिक्स हुई 24 मार्च 1931, तब से जितने भी कैदी थे उनमें एक सनसनी फैल गई और भगत सिंह एक वो व्यक्ति थे जो भगत सिंह से सिर्फ भारतीय ही नहीं, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज जो जेलर थे वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो लाहौर सेंट्रल 23 मार्च 1931 को जब रात आई, उस समय की हम बात करते हैं। 24 मार्च को फांसी हुई थी, लेकिन एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च को इनको फांसी दे दी गई थी। उसके पीछे की क्या वजह रही है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। लाहौर सेंट्रल जेल 23 मार्च 1931 की रात एक भयंकर आंधी आती है और उस आंधी आने के बाद जैसे ही सुबह होती है, वैसे ही एक सुनहरी बयार यानी सुनहरी हवा में बदल जाती है। लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। वजह क्या थी? जब जेलर ने उनसे कहा कि वो सारे लोग अपने अपनी कोठरियों में चले जाएं, उन्होंने इसका कारण नहीं बताया। अचानक से जेल के बड़े अधिकारी आते हैं और सभी कैदियों से कहते हैं, आप सभी लोग अंदर जाओ, अपने अपनी कोठरियों में जाओ। तो ये बात हमारे कैदियों को बहुत अजीब सी लग रही थी कि वजह क्या है। जब उन्होंने उसका कारण पूछा तो उन्होंने उसका कोई खास कारण नहीं बताया, बस उनके मुंह से इतना निकला कि ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, आप सब लोग अंदर जाइए। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि तभी से वो जो जेल का नाई था वो फुसफुसाते हुए कोठरियों के सामने से गुजर रहा था और कह रहा था, जेल का नाई जैसे उधर से गुजरा और उसने कहा कि आज रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने वाली है। जैसे ही जेल के कैदियों को ये आवाज सुनाई दी, पूरी लाहौर सेंट्रल जेल में एक सनसनी सी छा गई। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है, सब एक दूसरे की तरफ टकाटक देख रहे हैं। सब देख रहे हैं भगत सिंह की तरफ, जिस कोठरी में भगत सिंह कैद थे। सबकी नजरें उस भगत सिंह की कोठरी पे है और उस रास्ते पे है जिस रास्ते से भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाना था। और बताते हैं कि जो वहां के कैदी थे उन लोगों ने उस नाई से कहा, हमें भगत सिंह की कोई ऐसी पहचान दे दो जिसे हम कम से कम अपने पास भगत सिंह की एक निशानी तो रख सकते हैं। तो बताते हैं वो नाई जाता है और बाद में भगत सिंह की वो जो कलम होती है जिससे वो लिखते थे और उनकी वो पुस्तकें जो वो पढ़ते थे और भी उनकी जो जिस कंघे से वो बाल झाड़ते थे, ये सारी निशानियां नाई लेकर आता है और उन कैदियों को, सभी कैदियों की नजर जब उस कोठरी की तरफ और उस रास्ते की तरफ है जिस रास्ते से भगत सिंह को ले जाना था। भगत सिंह जेल के में एक कठिन जिंदगी जीने के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी का नंबर था 14 और उस 14 नंबर कोठरी में फर्श भी नहीं था और उसमें बड़ी बड़ी घास भी उग आई थी।
भगत सिंह को फांसी होने के कुछ घंटे पहले उनका वकील उनसे मिलने आया, और जैसे ही वकील उनसे मिलने आता है, भगत सिंह ने उससे एक लेनिन की पुस्तक मंगाई थी और उसने कहा क्या वो पुस्तक लाए हो? वकील ने कहा जी हाँ, आपकी पुस्तक लाया हूं। वकील ने उनकी पुस्तक पकड़ाई और भगत सिंह तुरंत उस पुस्तक को खोल के पढ़ने लगे, जैसे उनके पास कुछ ही समय बचा हो। वकील भगत सिंह को देखता रहा और भगत सिंह चुपचाप अपनी पुस्तक पढ़ते रहे। वकील ने भगत सिंह से कहा, ठीक है, वकील ने भगत सिंह से कहा कि आप देशवासियों को कोई अंतिम संदेश देना चाहोगे? तो भगत सिंह ने वकील की तरफ देखा भी नहीं और बोले जी हां, सिर्फ दो संदेश देना चाहेंगे, साम्राज्यवाद का नाश हो और इंकलाब जिंदाबाद। ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस दो ही चीजें बताई, का साम्राज्यवाद का नाश हो और इंकलाब जिंदाबाद। जैसे ये चीजें बताते हैं और उसके बाद वकील के जाने के बाद उनको बताया गया कि आज उनकी फांसी, आज ही उनको फांसी दी जाएगी। जेल से निकलने के बाद तीनों एक दूसरे को, जो तीनों थे सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, तीनों एक दूसरे के जम के पकड़ते हैं और अपना प्रिय, जो उनका प्रिय गीत था, उस गीत को गाने लगे। उस गीत की कुछ लाइनें हैं, कभी वो दिन भी आएगा, कभी वो दिन भी आएगा कि आजाद हम होंगे, कभी वो दिन भी आएगा कि आजाद हम भी होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना ही आसमां होगा। और इस गीत को गाते हुए, गुनगुनाते हुए तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल देते हैं। फांसी पर चढ़ने से पहले उनसे कहा गया कि आप तीनों स्नान कर लीजिए, और स्नान करने के बाद जैसे वो तीनों तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद उनसे कहा गया कि आप, क्योंकि वो सिख थे, और उनसे कहा गया आप वाहे गुरु को याद कर लीजिए। भगत सिंह ने कहा, भगत सिंह नास्तिक थे, उन्होंने भगवान को कभी नहीं माना, भगवान से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा जाने अनजाने में हमने वाहे गुरु को भी भला बुरा कहा। कई बार गरीबों के साथ अत्याचार देखते हुए या गरीबों की मजबूरियां देखते हुए हमने वाहे गुरु को कई बार हमने गलत भी बोला है। और आज जिस समय हमें फांसी दी जा रही है, अगर उस समय हम वाहे गुरु को याद करें तो वो हमारा अपमान होगा। वाहे गुरु ये समझेंगे कि भगत सिंह मौत से डर गया, इसलिए हम वाहे गुरु को आज तो नहीं याद कर सकते। और ये कह के आगे बढ़ता है। उधर जेल के जो कैदी थे वो उस आवाज को सुनना चाहते थे कि जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ेगा, उससे पहले जब तख्ते पे जाएगा तो जो खटपट की आवाज आएगी, उसके पैरों की आवाज आएगी थी। बस सनसनी लगाए, कान लगाए, चुपचाप उस आवाज को सुनने के लिए एकदम व्याकुल थे कि वो क्षण आने वाला है। जैसे ही ये लोग अपना फांसी के तख्ते पर जाने लगे, जैसे फांसी के तख्ते पर जाने लगे, जैसे कैदियों को लगा कि अब भगत सिंह और सुखदेव के अंतिम समय आ रहा है, तभी उन कैदियों, जेल से एक आवाज गूंजती है, एक साथ इतना तेज आवाज गूंजती है। वो आवाज होती है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जैसे ही ये आवाज सुनाई देती है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, उनका खून और उबाल मारने लगता है और उनके मनोबल को और साहस बढ़ाता है कि कम से कम हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे देशवासियों में एक आक्रोश तो है, भारत मां को आजाद कराने का वो उबाल तो है, वो जुनून तो है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी के साथ साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी तेज तेज से सुनाई देते हैं। तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हैं, और तीनों से पूछा गया कि तुम तीनों की कोई आखिरी इच्छा? भगत सिंह ने कहा जी हां, बस हमारी एक ही अंतिम इच्छा है। तो पूछा गया क्या? भगत सिंह ने कहा हम तीनों अंतिम बार एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। तीनों दोस्तों को एक बार मिलने का मौका दिया गया। तीनों लिपट के एक दूसरे के गले लगते हैं और तीनों एक साथ नारा लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और ये कहते हुए खुशी से फांसी के फंदे पर झूल गए। तो प्यारे साथियों, भगत सिंह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगत सिंह को पढ़िए, भगत सिंह जैसे बनिए, ठीक है ना। ये भगत सिंह की आखिरी इच्छा थी कि हमारे देश के वासी खुशी हो, हमारी भारत मां आजाद हो। और भगत सिंह के साथ एक बार जो है भगत सिंह की मां मिलने आई थी भगत सिंह से। तो भगत सिंह ने अपनी मां से कहा था कि मां, हमारी मौत की डेट तो फिक्स है, हमारी फांसी की डेट तो फिक्स है, लेकिन जब हमें फांसी दी जाए तो उस समय हमारी लाश को लेने तुम नहीं आना।
भाई को भेज देना। तो मां ने कहा क्यों, आखिर वजह क्या है? तो भगत सिंह ने अपनी मां से कुछ कहा था, वो लाइनें मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। भगत सिंह ने अपने मां से क्या कहा था? भगत सिंह ने कहा, मैं आदेश तुम्हें दूं मां, मैं आदेश तुम्हें दूं मां, इतना मुझको अधिकार नहीं। मैं आदेश तुम्हें दूं मां, इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर मां तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं। कंठों में रंग बसंती वाली राग 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 न ठंडी हो जाए, कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए। लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे वो खो सकती है, लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे वो खो सकती है, ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है, ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। इसीलिए आप नहीं भाई को भेजना।